गुंजन, ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा यूपी उत्तराखंड में सरकार गठन की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। राज्यों में नई सरकार के गठन के लिए यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर लगातार जारी है। एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने को समझाएगा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो गंगा सवेरा की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। अमेठी में जमीन विवाद में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। धारदार हथियार से हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूर्व ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और अमेठी के कोतवाली इलाके के गुंगवाच गांव में उस वक्त हड़कंप की स्थिति हो गई जब जमीन विवाद को लेकर गांव के कुछ दबंगों ने पूर्व प्रधान और उनके परिवार के लोगों पर हमला किया। लाठी और डंडे के साथ ही धारदार हथियारों से दबंगों ने हमला बोल दिया, जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी भी पहुंचे और करीब आधा दर्जन से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरे गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फोर्स डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। जमीन का ये विवाद बताया जा रहा है और इसी विवाद में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। देखिए, पूर्व ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुंगवाच गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जमीन का विवाद, और जमीन के विवाद में 4 लोगों की जान ले ली गई। इसके अलावा कई लोग हैं जो कि जख्मी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। और अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है और पुलिस फोर्स की तैनाती गांव में कर दी गई है। वहीं यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में महामंथन, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में होगी यूपी सरकार की अहम बैठक और यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे इस बैठक में। यूपी कोर कमेटी के सदस्य भी बैठक में पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर आज नाम फाइनल हो सकता है, इस बात की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि होली के बाद यूपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर आज दिल्ली में एक और अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं के नामों पर फाइनल मोहर लगेगी, जिसके लिए आज की बैठक में यूपी कोर कमेटी के सदस्यों को भी दिल्ली बुलाया गया है। ये बैठक अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में होनी है। तो यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में आज महामंथन होगा, बड़ी बैठक होनी है। यूपी सरकार पर अहम बैठक होगी। कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन कौन से चेहरे होंगे, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर मंथन होगा। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल गुंजन, और 23 से 25 मार्च के बीच सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, इस बात की जानकारी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अति विशिष्ट गण इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह का। और देखिए, बताया जा रहा है कि होली के बाद, यानी कि जो तारीख निकलकर सामने आ रही है वो 23 से 25 के बीच की है और ये वो जगह है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी अब तेज कर दी गई है। और लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं क्या अपडेट है, क्या ताजा तस्वीरें हैं शैलेश इस वक्त, क्योंकि विस्तार से बताइएगा किस तरीके की तैयारी हो रही है स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के लिए। क्या कुछ मुख्य अतिथियों के बारे में जानकारी अब तक मिल पा रही है और कब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है?
देखिए, जो अभी तक शपथ ग्रहण की तारीख की अगर बात करें तो 23 से 25 तारीख के बीच में ये संभावित है। और अब बात करें तैयारियों की तो देखिए, सबसे पहली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि भले ही आधिकारिक रूप से पुष्टि ना की गई हो, कंफर्म नाम जगह का जारी ना किया हो, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि शपथ ग्रहण का समारोह भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम जो है वहां पर होगा। हमारे पीछे देखिए, आप ये देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम होना तय है, उसके पीछे तमाम वजह है। देखिए, हमारी तमाम अधिकारियों से बात हुई और उसके बाद यहाँ की एक तस्वीर दिखाते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर टेंट, तंबू कनाज जो सामान है वो पहुंचना शुरू हो गया है आज देर रात से। और आप देखिए, सामने ये वो ट्रक खड़े हैं, साफ साफ यहाँ पर जो बैनर है उन पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम संदर्भ। और ये जो आप ट्रक देख रहे हैं लाइन से, अब तक रात से लेके अब तक देखिए यहाँ पर 4 ट्रक जो है वो आ चुके हैं, जिसमें जो टेंट का सामान है, जो कार्यक्रम में जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए टेंट लगना, उसका सामान इन ट्रक्स में लदा हुआ है। 4 ट्रक हैं, हालांकि किसी भी ट्रक को अभी अंदर एंट्री नहीं दी गई है। उसके पीछे हम वजह भी बताएंगे। सोर्सेज की माने तो कल रात में यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, जगह का निरीक्षण किया और उसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर कि आज सुबह 9 बजे के बाद से इन ट्रकों को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। और 9 बजे से यहाँ पर 9 बजे से कुछ समय पहले ही यहाँ पर जो पुलिस सिक्योरिटी है वो तैनात कर दी जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर लोगों को एंट्री दी जाएगी जो लोग सामान लेकर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें थी जो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से ट्रक में सामान लग के आना शुरू हो चुका है। यानी ये मानकर चलिए कि जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो इसी इकाना स्टेडियम में होगा। काफ़ी बड़ी जगह है, क्योंकि योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन किया जाना है। खुद इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सभी लोग शामिल होंगे। मंत्रिमंडल पूरा होगा, केंद्र के तमाम मंत्री होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ पर शैलेश, भव्य समारोह करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और ये वही स्टेडियम है जहाँ पर की खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया था। इससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी वहाँ पर होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा की हार पर अखिलेश ने शुरू किया है मंथन और अखिलेश ने पार्टी कैडर से हार पर फीडबैक भी मांगा है। और इसके साथ ही मेल आईडी के जरिए अखिलेश ने फीडबैक मांगा है और अखिलेश ने मेल पर ही कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगा है कि आखिर कहां कमी रह गई, कहां दिक्कत रह गई रणनीति में, जिस वजह से इतनी बड़ी हार हुई। दरअसल 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ा है, साथ ही सीटें भी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन हार की वजह से पार्टी कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अखिलेश यादव ने हार पर मंथन भी शुरू किया और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगा है। और कल एक ट्वीट भी अखिलेश यादव का सामने आया था, जिसमें वो बैलेट पेपर को लेकर कई बातें कहते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा था। यूपी चुनाव में हार के 5 दिन बाद आखिरकार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ ही दी और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। लेकिन खास बात यह रही कि अखिलेश ने अपने बयान में कहीं भी ईवीएम का नाम नहीं लिया, बस पोस्टल बैलेट में मिले मत को लेकर सवाल खड़े किए, जबकि उनके सहयोगी दल कुछ हार की वजह और बयां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन सपा का चुनावी रिजल्ट के आकलन का गुणागणित बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के हर शब्द पर गौर कीजिए। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है। इधर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया, उधर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया।
वहीं करहल में अखिलेश के खिलाफ मैदान में उतरने वाले भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अब बात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तक पहुंच गई है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहे जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम अपनी पार्टी की रहबरी नहीं कर पाए हो और उसमें यह हालत हुई है। दूसरी बात, इसको कहते हैं नाचना है आंगन टेढ़ा, और इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक चुनावी नतीजे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। 7 मार्च को मतदान के ठीक बाद से सारे मीडिया एक स्वर से बोल रहे थे 2072 प्लस 2070 प्लस, एक ही भाषा सबकी निकल रही थी। 6 महीने पहले से 273 का आंकड़ा आ रहा था, अंतिम में परिणाम भी वही आया। तो क्या ये तीनों में तालमेल नहीं है? सपा की तरफ से लगातार हो रहे हमले को भाजपा हार की हताशा करार दे रही है। जो शब्दों का चयन नहीं कर पाते, छुचुंदर और नेवला जैसी बातें करते रहते हैं, वो आज अब ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टी नेता हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के सहयोगी रहे महान दल के अध्यक्ष लगातार सहयोगी दल के नेता पर ही हमलावर हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा से सपा में आना एक साजिश हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा। जाहिर है चुनावी झटके के बाद गठबंधन के सहयोगियों को काबू में रखना अखिलेश के लिए नई चुनौती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुंजन, एक चुनाव खत्म होने के बाद कोई जीत पर मंथन कर रहा है तो कोई हार पर मंथन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अब विधान परिषद चुनाव का रण भी सजने लगा है और इसके लिए आज नामांकन का दूसरा दिन है। एमएलसी चुनाव में भी भाजपा और सपा के बीच मुकाबला है। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी का मकसद विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का है। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों के मुकाबले के लिए नामांकन की शुरुआत के साथ ही हो गया है नए चुनावी संग्राम का शंखनाद। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना है। इसमें अभी 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन अब भाजपा और सपा समेत तमाम दलों की कोशिश हर दिन अपनी रणनीति को तूफानी धार देने की है। हम लोग का पूरा प्रयास है जो आने वाला जो चुनाव है एमएलसी का, विधान परिषद का, उसके अंदर हम लोग पूर्ण बहुमत और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का पूर्ण बहुमत हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा होएगा इस दफ़े, और इस तरफ हम लोग का पूरा प्रयास भी है, जिससे कि आने वाले जो विकास के कार्य हैं, किसी न किसी कारण में कभी रुक जाते थे विधान परिषद में, विधानसभा से पारित होने के बाद भी, वो अब रुकावटें खत्म हो। यूपी विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इनमें से अभी भाजपा के पास सिर्फ 35 विधान परिषद सदस्य ही हैं, जबकि सपा का 17 सीटों पर कब्जा है। बसपा के पास 4 सीटें, कांग्रेस के पास 1 और अपना दल एस के पास 1 सीट है। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास 1, 2 निर्दलीय सदस्य और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य हैं, जबकि 37 सीटें खाली हैं। इनमें से जिन 36 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उनमें से 33 पर सपा का कब्जा रहा था। हालांकि इनमें से सपा के 7 विधान पार्षदों ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में इस बार का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन इस चुनाव में चुने गए विधायकों की बड़ी भूमिका की वजह से भाजपा का पलड़ा भारी है, जबकि सपा मुकाबले में 2-2 हाथ करने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो आगामी हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 4 विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव हैं,
इनमें निस्संदेह हम अपने कार्यकर्ता और अपने नेतृत्व के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। विधान परिषद चुनाव का इतिहास बताता है कि हर बार सत्ताधारी दल का इस मुकाबले में डंका बजा है। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान हुए चुनाव में सपा ने 36 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2010 में परिषद के चुनाव के वक्त बसपा सत्ता में थी, तब उसने 36 में से 34 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद जब 2016 में चुनाव हुए तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तब सपा 36 में से 31 सीटें जीत गई। इनमें 8 पर उसकी निर्विरोध जीत हुई थी। इसलिए इस चुनाव को लेकर भाजपा की उम्मीदें आसमान पर हैं। पार्टी के तमाम आला नेता विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर तूफानी मंथन कर चुके हैं और ये दौर लगातार चल रहा है। इस चुनाव के नतीजे मतदान के 3 दिन बाद 12 अप्रैल को आएंगे। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भाजपा और सपा की टक्कर होने वाली है। भाजपा पहली बार विधान परिषद में दबदबा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 दिन पुरानी हार का बदला लेना चाहते हैं। दोनों तरफ से सियासी चाल तेज हो चुकी है। विधानसभा के बाद विधान परिषद की लड़ाई। भाजपा मारेगी बाजी या सपा करेगी चढ़ाई। विधानसभा के चुनाव में हार झेलने वाले अखिलेश यादव के पास अब विधान परिषद में बहुमत पाने का मौका है और इसके लिए भाजपा ने भी फील्डिंग सेट करनी तेज कर दी है। दरअसल 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 19 मार्च तक किए जा सकेंगे, जबकि 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिसने नामांकन कर लिया है वो नामांकन मान्य होगा, जबकि दूसरे चरण में 6 सीट के लिए 15 मार्च से 22 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 25 मार्च को नाम वापस लिए जा सकेंगे। दोनों ही चरणों के लिए 9 अप्रैल को एक साथ वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी। विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी को विधानसभा के उच्च सदन में बहुमत मिल सकता है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2016 के चुनाव में सपा ने 31 सीटें जीती थीं, जिनमें 8 निर्विरोध थे, जबकि 2 सीटों पर बसपा को जीत मिली थी। रायबरेली से कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह जीते थे, तो वाराणसी से ब्रजेश कुमार सिंह और गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल निर्दलीय चुने गए थे। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और इस बार भाजपा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। विधान परिषद में जो 100 सीटें हैं उनका गणित हम आपको समझा देते हैं। दरअसल विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि ही चुनते हैं। वहीं 8 सदस्यों को शिक्षक और 8 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इस बार जिन 36 सीटों पर चुनाव होना है उसका गणित क्या कहता है ये भी समझिए। दरअसल स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें हैं। इनमें मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का चयन होता है। अमूमन ये चुनाव विधानसभा के पहले या बाद में होते रहे हैं। इस बार 7 मार्च को कार्यकाल खत्म होने के चलते चुनाव आयोग ने विधानसभा के बीच में ही इसकी घोषणा कर दी थी। बाद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिषद के चुनाव को टाल दिया गया। स्थानीय निकाय की सीटों पर सांसद, विधायक, नगरीय निकायों, कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान वोटर होते हैं और यही इस बार भी एमएलसी का चुनाव करेंगे। उच्च सदन में किसका दम रहेगा ये निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों के दम खम पर निर्भर करता है। आमतौर पर ये चुनाव सत्ताधारी पार्टी का ही माना जाता है। अभी तक के रिकॉर्ड तो यही कहानी बयां करते हैं।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में बच्चों को कोरोना कवच देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज से यूपी में बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। करीब 84 लाख बच्चों को डोज दिया जाएगा। और कोरोना संक्रमण पर कम समय में लगाम लगाने में सफल हुई योगी सरकार ने प्रदेश के 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीके का कवच देने की रणनीति तैयार की है और आज से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। करीब 84 लाख बच्चों को टीके की डोज दी जाएगी।